नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के बारे में। अब तक हमने पढ़ लिया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर, हमने इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इस्लाम का उदय अरब के प्रायद्वीप में हुआ था और धीरे धीरे किस तरीके से कुछ ही समय में 636 ईस्वी के लगभग इस्लाम 3 महाद्वीपों में फैल गया। कब? हजरत उमर के समय, जो कि क्या थे, हम देखते हैं दूसरे खलीफा थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, मेरे बैक साइड में ये आप देख रहे हैं एक किताब का फ्रंट पेज है, शाहनामा। अब ये किताब लिखी गई थी फिरदौसी के द्वारा। अब फिरदौसी, अगर मैं बात करूं फिरदौसी के बारे में, तो फिरदौसी के द्वारा ये जो बुक लिखी गई है, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। पहले मैं उस रोचक तथ्य को बताता हूँ, उसके बाद हम हमारा डिस्कशन आज का स्टार्ट करते हैं। फिरदौसी की ये किताब लगभग 30 साल के अंदर लिखी गई थी। यह किताब 30 वर्ष के टाइम ड्यूरेशन में लिखी गई थी। 30 साल लगा इसमें। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। फारसी भाषा में फारसी रचनाएं लिखने का काम करते थे। कौन? फिरदौसी। अब फिरदौसी थे, रहने वाले थे ईरान के। यह किताब शाहनामा ईरान के इतिहास को जानने में भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और मोहम्मद गजनवी के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। किस? इस शाहनामा किताब से। ईरानी मूल के थे और हम देखते हैं जब मोहम्मद गजनवी ने ईरान के बहुत सारे भागों को जीत लिया था, तो जीतने के बाद क्या है, फिरदौसी किसके दरबार में आ गए थे? महमूद गजनवी के दरबार में आ गए थे। और इसी समय से इन्होंने मोहम्मद के कहने पर ही क्या है, इस किताब की रचना करने की बात की गई थी। मुख्यतः इस किताब के अंदर 60,000 शेर है। 60,000 शेरों में लिखी गई है। 60,000 शेरों में ये किताब 30 वर्ष का समय लिखा। अब जब ये किताब लिखी गई थी तो महमूद गजनवी के द्वारा यह वादा किया गया था फिरदौसी को कि वह उसके एक एक पंक्ति के लिए उसे क्या देगा, उपहार के अंदर एक एक दिनार देगा। लेकिन जब फिरदौसी 30 वर्ष के अपने कठिन परिश्रम के बाद इस किताब को जब लिखकर उसे समर्पित करता है, तो महमूद गजनवी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर उसके साथ वादा खिलाफी कर दी जाती है और उसे दिनार के स्थान पर दिरहम प्रदान कर दी जाती है। और जैसे ही उसे दिरहम प्रदान की जाती है, हम देखते हैं फिरदौसी उसे स्वीकार नहीं करता है और महमूद गजनवी का दरबार छोड़कर चला जाता है। उसके द्वारा कुछ ही समय में कुछ ऐसी पंक्तियां मोहम्मद गजनवी के बारे में लिखी जाती है जिसकी वजह से उसके पूरे साम्राज्य में उसका बहुत अपयश होना स्टार्ट हो जाता है। और इन सब स्थितियों की वजह से महमूद के दरबारी उसे समझाते हैं कि उसे कुछ ना कुछ क्या है, जो वादा किया गया है, किसके साथ? फिरदौसी के द्वारा जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाए और उसे क्या है, हर एक लाइन के लिए दिनार प्रदान कर दी जाए, क्योंकि इसकी वजह से, उसके वादे खिलाफी की वजह से पूरे साम्राज्य में क्या हो रहा है, उसका बदनामी होने का काम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया गया, महमूद के द्वारा क्या कर दिया गया, दिनारों की गाड़ी भरकर कहाँ भेज दी गई? फिरदौसी के घर पर भेज दी गई। लेकिन जब यह गाड़ी उसके घर पर पहुंची तो उसका जनाजा निकल रहा था। और जब हम देखते हैं फिरदौसी की एक पुत्री है, उसकी संतानों में एक ही पुत्री थी और उस पुत्री के द्वारा भी क्या कर दिया गया था, इस सारी रकम को लेने से इनकार कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ था,
हम देखते हैं शाहनामा की रचना से जुड़ा हुआ ये एक रोचक तथ्य जुड़ा हुआ है महमूद गजनवी के बारे में। हमें ईरान का इतिहास तो मिलता ही है इसमें, और ईरान के इतिहास के लिए किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे अगर मैं बात करूं, जैसे ये इसकी लाइन है एक, ना मिरम अजाइन पस की मन जिंदे अम की तुख में सुखन रा करा कंदे अम। इस लाइन का अर्थ है, मैं ज़्यादा फारसी भाषा नहीं जानता, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि मैं ऐसे बीज बो के जा रहा हूँ जो मेरी मृत्यु के बाद भी एक लहलहाती फसल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और सदियों तक मेरा गुणगान करेंगे। इस लाइन का अर्थ है, किसके द्वारा लिखी गई ये लाइन? यह लाइन शाहनामा के एक शेर का क्या है, यहाँ पर ट्रांसलेशन किया गया है। आगे अगर मैं बात करूं, हमें हमारे लिए सबसे अगर जानकारी हम देखें कि कौन था महमूद गजनवी और क्यों भारत के ऊपर आक्रमण करता है, देखिए इसके बारे में हमारे सामने एक तथ्य आता है। हमें जानकारी देते हैं हेनरी इलियट। हेनरी इलियट क्या जानकारी देते हैं? हेनरी इलियट व डाउसन के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय इतिहासकारों का इतिहास लिखने का काम किया गया था। बहुत सारी हमारी मध्यकालीन भारतीय किताबों का क्या किया गया था? ट्रांसलेशन किया गया था इन विद्वान महोदय के द्वारा। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, इनके विवरण के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। 17 बार आक्रमण। महमूद इन्वेडेड 17 टाइम ऑन इंडिया। 17 बार इनके आक्रमण हुए हैं। और कब से हुए हैं ये आक्रमण बताए जाते हैं? 1001 ईस्वी से हम देखते हैं 1027 ईस्वी तक यह महमूद के क्या है, प्रमुख आक्रमण माने जाते हैं। 1001 to 1027। अब ये देखते हैं 17 बार आक्रमण हुए। हर आक्रमण के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे हमारी क्लास के अंदर। हम देखते हैं कि यह आक्रमण स्टार्ट होने से पहले हम गजनवी साम्राज्य कहाँ था, क्या था, ये हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है। तो पहले हम उसी के बारे में एक जानकारी जुटा लेते हैं। गजनवीड एम्पायर, गजनवी साम्राज्य। महमूद का भारत के ऊपर आक्रमण। हम देखते हैं यह हमारे भारत के पास ये पाकिस्तान, ये रहा लाहौर के पास ये अफगानिस्तान के बाद हम देखते हैं यह अफगानिस्तान काबुल से जस्ट हम देखते हैं यहाँ पर स्थित है। काबुल से जस्ट यहाँ, एक मिनट, काबुल से जस्ट यहाँ स्थित है गजनवी। गजनवी काबुल, हेरात, बल्ख, निशपुर, मारू प्रदेश, ईरान, तेहरान, बुखारा, उर्च और यहीं पर स्थित है समरकंद, जो बाद में हम मुगल इतिहास जब पढ़ेंगे तब हमारे इस जगह का रिलेशन हम ढूंढेंगे। यहाँ स्थित है समरकंद। हम देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल एशिया, यहाँ हम देखते हैं पश्चिम एशिया और ऊपर है उत्तरी एशिया। कि अगर हम एशिया को डिवाइड कर लें तो यहाँ पश्चिम एशिया के अंदर क्या है, हम देखते हैं गजनवी साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। यह उत्कर्ष होता है
अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये प्रदेश है गजनवी का। अब यहाँ पर गजनवी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, यह वंश कहलाता है तुर्क। हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, ये तुर्क कौन है? अगर बात करें तुर्कों के बारे में तो हम देखते हैं मध्य एशिया, मान लीजिए मध्य एशिया, मध्य एशिया, यहाँ हो गया हमारा पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया, ये पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि साइबेरिया, साइबेरिया से आए हैं यह तुर्क। कुछ का मानना है, एक तो ये मानते हैं, और कुछ का मानना है उत्तरी चीन से आए हैं, उत्तरी चीन से आए हैं यह तुर्क। बेसिकली जो तुर्क जाति है यह हम देखते हैं 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में हम इनका वर्णन सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं? मध्य एशिया के अंदर, मंगोलिया और मध्य एशिया के अंदर सुनते हैं। इस समय मध्य एशिया और मंगोलिया के अंदर हम देखते हैं कौन, इसके समय हम और भी कुछ जातियों के बारे में पढ़ते हैं जो इस समय है हमें देखने। एक तो हम हूणों के बारे में सुनते हैं, ये हूण वही हैं जो हम देखते हैं कौन सी, पूर्वी रोमन साम्राज्य के ऊपर क्या करते हैं, भयंकर आक्रमण करने का काम करते हैं, और इस आक्रमण में पूरी तरीके से रोमन साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम कर दिया जाता है हूणों के द्वारा ही। एक हमारे सामने एक प्रश्न भी उठता है कि चीन की दीवार का निर्माण किस कारण हुआ था, क्या वजह थी चीन की निर्माण? चीन की दीवार का निर्माण का सबसे बड़ा कारण ये था कि चीन के शासक को हूणों के आक्रमण से डर था, और इन्हीं बर्बर हूणों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की इस दीवार का निर्माण किया गया था, जो आज भी दुनिया की सबसे विशाल और सबसे लंबी हम देखते हैं दीवारों में से एक जानी जाती है। तो हूणों से बचने के लिए, तो हूण भी एक बर्बर जाति है जो एक खानाबदोश जाति है, नॉमिड पीपल्स है जो मध्य एशिया के अंदर क्या है, जगह जगह क्या है, घूमने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मंगोल भी है, मंगोल भी मध्य एशिया की जातियां हैं, नॉमिड जातियां जो जगह जगह कबीलों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रही, और इसी तरीके से तुर्क जाति भी है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन आपस में जब ये एक ही स्थल पर क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं एक ही प्लेस पर, तो इन कबीलों में आपस में संबंध भी है। यही वजह है कि तुर्कों और मंगोलों के आपस में संबंध का ही परिणाम हम किसके रूप में देखते हैं भारतीय इतिहास में? वह देखते हैं हम मुगलों के रूप में देखते हैं। मुगल क्या थे? इन्हीं के क्या है, आपस में संबंध का ही क्या है, हम देखते हैं सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने आते हैं, और मिक्स्ड ब्रीड हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखते हैं कहाँ आगे हम बढ़ते हैं, तुर्कों के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटाते हैं। अब यह तुर्क 6वीं शताब्दी के अंदर, यह तुर्क 6वीं शताब्दी के अंदर क्या होते हैं, इनके बारे में हम सुनते हैं। और अब हमारे सामने प्रश्न उठता है, क्या ये प्रारंभ में इस्लाम धर्म को मानने वाले थे? नहीं, प्रारंभ में ये गुमंतुक कबीले थे, नोमेडिक पीपल थे जो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करने का काम करते थे। लेकिन हम देखते हैं किसके समय, 636 ईस्वी का टाइम पीरियड आता है। हम देखते हैं इस समय क्या हो रहा है, अरब के अंदर इस्लाम का उदय तो हुआ ही हुआ है, प्रसार भी हुआ है, विस्तार भी हुआ है। और विस्तार कितना हो गया, हम देखते हैं यह विस्तार 3 महाद्वीपों में हो गया है, महाद्वीपों में हो गया है। किनका विस्तार हो गया? 3 महाद्वीपों में विस्तार हो गया है अरब के अंदर। अब अरबों के समय हम देखते हैं इन अरबों के द्वारा किसको, ईरान को जीता गया था, और इस ईरानी साम्राज्य को जब जीता गया था तो यहीं पर ईरान के कुछ
हम देखते हैं साम्राज्य से संबंधित व्यक्ति ईरान छोड़कर भाग जाते हैं और बाद में यह अंततोलिया जगह का नाम है, यहाँ पर निवास करना स्टार्ट हो जाते हैं और तुर्कों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मोहम्मद गजनवी के जो वंशज हैं ये ईरान के ही वंशज हैं और ईरानी परम खुद मोहम्मद गजनवी की माता भी एक ईरानी महिला थी। तो आगे हम देखते हैं इनके बारे में। तो प्रारंभ में इस तरीके से इनकी स्थिति क्या है। प्रारंभ में तुर्कों की स्थिति है गुलामों की, नौकरों की। और किन के नौकर हैं? अरबों के नौकर हैं, अरबों के नौकर। और धीरे धीरे क्या है, यह सैनिक बन जाते हैं और खासकर खलीफाओं के विश्वसनीय सैनिक, खलीफा के अच्छे सैनिकों में से एक माने जाते हैं। कौन? यह तुर्क। धीरे धीरे तुर्कों के द्वारा क्या कर दिया जाता है और अपने आप को डेवलप कर दिया जाता है, अपनी स्किल्स को और बढ़ा दिया जाता है। और आगे देखते हैं यही तुर्क जो 6ठी शताब्दी के अंदर नौकरों की स्थिति में है, आगे चलकर यह किन की स्थिति में आ जाते हैं? शासक की भूमिका में आ जाते हैं। शासक की भूमिका जल्दी ही कुछ 100 वर्ष के टाइम पीरियड के अंदर ही इन्होंने अपने, हम देखते हैं क्या है, बर्बरता को हम देखते हैं, इन्होंने अपने बर्बरता को कम कर दिया है या इनके अंदर हम देखते हैं दोनों गुण मिलते हैं। कौन से? ईरानी व्यक्तियों की सुसभ्यता भी इनके अंदर देखने को मिलती है और अरबों की हमें देखते हैं सूझबूझ भी इनके अंदर देखने को। तो दोनों गुण किसके अंदर आ गए हैं? तुर्कों के अंदर है। अरबों की सूझबूझ और किन की? ईरानियों की सुसभ्यता, सिविलाइज्ड जो है वो इनके अंदर क्या है, सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं और जिनकी वजह से धीरे धीरे हम देखते हैं 9वीं शताब्दी का अंतिम टाइम पीरियड है, 9वीं शताब्दी का टाइम पीरियड के अंतिम दशक में यह शासक की भूमिका में है। इस समय इनकी बहुत सारी जातियां हमें देखने को मिलती है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट है सल्जुक तुर्क। सल्जुक तुर्क आते हैं, इलबरी तुर्क भी हैं, इलबरी तुर्क जो तो हम भारतीय इतिहास में भी देखते हैं। इस तरीके से इनका विकास होना, इनके साम्राज्यों का विकास होना स्टार्ट। धीरे धीरे इन्होंने अरबों को उनके साम्राज्य से हटाकर स्वयं वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, क्योंकि अरबों के द्वारा क्या कर दिया गया, आगे चलकर खलीफा अपना विलासपूर्ण जीवन जीना प्रारंभ कर देता है, जिनकी वजह से धीरे धीरे कुछ ही समय में यह साम्राज्य किन के हाथों में आना स्टार्ट हो जाता है? तुर्कों के हाथों में आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं तुर्क साम्राज्यों की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं गजनवी साम्राज्य की बात। गजनवी साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसका संस्थापक माना जाता है, इसका संस्थापक माना गया है अलप्तगीन। अलप्तगीन क्या माना गया है संस्थापक? ये अलप्तगीन कौन है? बेसिकली अगर हम देखें तो ईरानी साम्राज्य का एक प्रांत है। कौन सा? यह गजनवी प्रांत है, गजनवी, जिसका सूबेदार है अलप्तगीन। है किनका साम्राज्य? यह ईरान के समनाद वंश का क्या है? यहाँ पर यह एक सूबा है जिसका सूबेदार है अलप्तगीन। यह अलप्तगीन आगे हम देखते हैं, इस अलप्तगीन के द्वारा हम आगे के जब हम देखते हैं कि इसका एक गुलाम है जिसका नाम है सुबक्तुगीन।
सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन का एक गुलाम है गुलाम पिराई, गुलाम पिराई, पिराई। और इसी सुबक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी। अब वापस से थोड़ा सा समझते हैं। अलप्तगीन का समय 963 ईस्वी है, जिसने गजनवी के अंदर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो संस्थापक कौन माना जाता है? अलप्तगीन माना जाता है, जो एक ईरानी क्या है, सूबेदार है। समनादी जो वंश है ईरान का, उसका क्या है ये। और धीरे धीरे जैसे जैसे समनादी कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अलप्तगीन शक्तिशाली हो जाता है और एक बड़े साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना करना प्रारंभ कर देता है। इसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं, इसकी मृत्यु के बाद लगभग ये 972-73 ईस्वी के लगभग ये सुबक्तगीन शासक बनता है। यह सुबक्तगीन किस वंश का है? बेसिकली यह यामिनी वंश का है। यामिनी वंश क्या है? यामिनी वंश ईरान से ही संबंधित है। इसको ही गजनवी वंश भी बोला जाता है और इसे ही यामिनी वंश बोला जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हमें कहाँ से जानकारी मिली ये सारी की सारी कि यामिनी वंश है और ये ईरान का है। इसके लिए हमारे पास किताब है तारीख ए यामिनी। यह किताब मोहम्मद गजनवी के राजकवि उतबी के द्वारा लिखी गई है और इस किताब के अंदर यामिनी वंश की बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरीके से इसमें अलप्तगीन सुबक्तगीन की जानकारी मिल जाती है। अलप्तगीन के बाद इसका गुलाम सुबक्तगीन क्या बन जाता है? शासक बन जाता है गजनवी का। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका गुलाम पिराई शासक बन जाता है। इसी गुलाम पिराई के समय किसने, हम देखते हैं भारत के पंजाब पर शासक है इस समय। किसका शासक है? हिंदू शाही वंश का शासक है। और इसी समय यह शाही वंश किसके उत्तराधिकारी माने गए? बेसिकली यह शाही वंश कुछ इतिहासकारों के द्वारा कुषाणों के वंशज माने गए हैं और कुछ इतिहासकारों के द्वारा ब्राह्मण वंश का बताया गया है इन हिंदू शाही शासकों को। लेकिन जो भी है, जो भी इनका वंश रहा होगा, प्रारंभ से ही इन्होंने क्या कर दिया था? आक्रामक रुख अपना लिया था, क्योंकि यह अपने नज़दीक गजनवी के अंदर एक बड़े स्वतंत्र साम्राज्य को बनना देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि ये इनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसी को ध्यान में रखते हम देखते हैं हिंदू शाही शासक पंजाब के शासक है जयपाल के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसी गुलाम पिराई के द्वारा क्या किस पर आक्रमण कर दिया जाता है? गजनवी पर आक्रमण कर दिया जाता है। इसी गजनवी पर आक्रमण कर दिया गया है। किसके द्वारा? चलिए कोई नहीं। इसके द्वारा कहाँ आक्रमण कर दिया जाता है? इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। हिंदू शाही शासक हैं, हिंदू शाही शासक जयपाल। जयपाल के द्वारा किस पर आक्रमण किया जाता है? गजनवी पर आक्रमण किया जाता है। और इस समय गजनवी का शासक कौन है? इस समय गजनवी का शासक है गुलाम पिराई। और गुलाम पिराई कुछ समय बाद ये एक अयोग्य शासक है, अयोग्य शासक है। तो सुबक्तगीन का अधिकार हो जाता है, पुनः सुबक्तगीन का अधिकार। यह सुबक्तगीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अपने छोटे पुत्र
जाहिर सी बात है अपनी छोटी रानी के प्रभाव में होगा। छोटे पुत्र, हमेशा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पर राजाओं के द्वारा क्या है, अपनी रानियों के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र को क्या कर दिया गया, शासक घोषित कर दिया गया। क्योंकि हम देखते हैं तुर्कों के अंदर भी इस तरह का कोई नियम नहीं था कि बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा या छोटा। यह सिस्टम हमें कहाँ मिलता है? यह सिस्टम हमारे भारत के अंदर प्राचीन राजवंशों के अंदर देखने को, लेकिन वहाँ पर भी कहीं कहीं इसका अपवाद हमें मिलता है बहुत सी जगह पर। हम देखते भी हैं, गुप्त वंश के अंदर भी देखते हैं कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद हम देखते हैं रामगुप्त नामक एक शासक का वर्णन आता है। हमें जानकारी कहाँ से मिली रामगुप्त के बारे? उसके सिक्कों से मिली। अब उन सिक्कों से हमें रामगुप्त और उसकी उपाधियों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त नामक शासक था। अब इस रामगुप्त शासक जो बड़ा शासक था, बाद में हम ध्रुव स्वामिनी और उसकी जो कहानी पूरी सुनते, किस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या है, महिला का देवी चंद्रगुप्तम नाटक है जिसके अंदर हम देखते हैं किस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा महिला का भेष धारण किया जाता है, और किस तरीके से हम देखते हैं शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की क्या कर दी जाती है, उसके ही खेमे में जाकर हत्या कर देने का काम कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय में। और बाद में अपने ही भाई को हटाकर क्या है, स्वयं बन जाता है शासक, और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है, और एक महान शासक भारतीय इतिहास का हमें देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से यहाँ पर भी यही परंपरा मिली। सुबुक्तुगीन के द्वारा अपने छोटे पुत्र इस्माइल को शासक बना दिया गया। ऐसी स्थिति में सुबुक्तुगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल जब शासक बना है, गजनी का शासक है इस्माइल, सुबुक्तुगीन शासक है गजनवी का शासक। अब इस सुबुक्तुगीन का हम देखते हैं पुत्र सबसे पहले इस्माइल बनता है, लेकिन यही इस्माइल आगे जाकर क्या कर देता है, इसको हटाने का काम कर देता है 998 ईस्वी के अंदर। कौन? महमूद गजनवी हटा देता है, अपने ही भाई को हटा देता है। 1002 ईस्वी के अंदर इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? गजनवी। जन्म कहाँ हुआ है? जन्म भी इनका गजनवी में ही हुआ है, और हम देखते हैं कब हुआ है, 2 नवंबर 971 ईस्वी के अंदर गजनवी के अंदर जन्म हुआ है। ईरानी माता के गर्भ से किसका हुआ है? महमूद गजनवी का। सुबुक्तुगीन की ईरानी पत्नी से जन्म हुआ है महमूद गजनवी का 2 नवंबर 971 ईस्वी के अंदर, और इस तरीके से 98 के अंदर शासक बन जाता है मोहम्मद गजनवी। अब अगर हमारे सामने एक और फैक्ट आता है कि मोहम्मद गजनवी के बारे में हमें जानकारी के स्रोत क्या मिलते हैं, तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर स्रोत के रूप में देखें तो हमें तीनों ही स्रोत मिलते हैं। पहला स्रोत, इनके द्वारा बनाई गई इमारतें आज भी गजनवी के अंदर मौजूद है, भले ही वह जर्जर स्थिति में है, लेकिन मोहम्मद गजनवी के द्वारा बनाई गई ये इमारतें आज भी मौजूद हैं। दूसरी हमें जानकारी मिलती है समकालीन लेखकों के द्वारा मिलती है, और उनमें भी कुछ लेखक खासकर फिरदौसी और उतबी जो इनका राजकवि है इसके बारे में जाने, क्योंकि उतबी के द्वारा किताब लिखी गई थी तारीख-ए-यामनी। अगर मैं बात करूं स्रोत, मोहम्मद गजनवी के सोर्सेस की बात करूं तो सोर्सेस तीनों ही मिलते हैं, तीनों ही सोर्सेस मिलते हैं। और अगर उसके अंदर भी अगर मैं लिटरेरी या साहित्यिक स्रोत की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा मिलता है हमें? एक तो उतबी की किताब मिलती है, उतबी की किताब है तारीख-ए-यामिनी किताब मिलती है। इस किताब के अंदर वर्णन किया है उतबी ने कि क्यों आक्रमण किया था
भारत के ऊपर। अभी मैं बताऊंगा क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से मोहम्मद महमूद गजनवी आक्रमण करता है भारत के ऊपर। तो इसका वर्णन इसमें भी मिलता है, इनका भी यहाँ पर विचार मिलता है कि क्यों इन्होंने आक्रमण किया था, वो मैं अभी बताऊंगा। और अगली किताब है, हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में, शाहनामा जो फिरदौसी किताब, उसमें भी हमें क्या है, मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब यह इनकी प्रारंभिक जानकारी। अब अगर और कुछ सोर्सेस की मैं बात करूं तो हमारे सामने इनके आते हैं सोर्सेस, ये कॉइन आते हैं। अगर इन कॉइन के अंदर बात करूं तो ये कॉइन है 1028 का, और कहाँ ढाला गया? लाहौर में ढाला गया है। लाहौर में इसका निर्माण हुआ, क्योंकि जहां इसका निर्माण है उल्लेख किया गया कि यहाँ इसका निर्माण हुआ है। दूसरा, इस कॉइन की खास बात क्या है? यह चांदी का है। यह चांदी का सिक्का है। एक और बात, क्या लिखा है इसके ऊपर? इसके ऊपर लिखा है अब्बासी खलीफा का नाम। अब्बासी, दो तरफ है सिक्का। यह भाषा संस्कृत और अरबी दोनों भाषा के ये सिक्के हैं। सिक्के के अंदर भाषा यूज हुई है, दो भाषा ये यूज हुई है, दो भाषा। कौन सी भाषा? पहली है अरबी और दूसरी है संस्कृत। खलीफा का नाम मिलता है अब्बासी खलीफा, कादिर बाकी बिल्लाह खलीफा का नाम मिलता है इसके ऊपर। और क्या मिलता है दूसरी तरफ? हम देखते हैं इसके दूसरी तरफ क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी क्या है, ईश्वर एक है और महमूद क्या है, उसका मैसेंजर है। सॉरी, मोहम्मद उसका क्या है, मैसेंजर है। ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका मैसेंजर है। यह मिलता है इस सिक्के के ऊपर, ये लेख। प्लस क्या मिलता है, संस्कृत में लिखा गया है इसके ऊपर कि मोहम्मद महमूद अवतार है, महमूद अवतार है। ठीक है, ये जानकारी मिलती है संस्कृत के अंदर, यानी महमूद स्वयं को अवतार दर्शाने का काम करता है। हिंदुओं के अवतार वाले थ्योरी से क्या है, यहाँ पर ये प्रभावित हमें दिखाई देता है। तो ये दो। लेकिन एक और ख़ास बात मिलती है, 1028 का सिक्का, लेकिन इसके प्रारंभिक सिक्कों के अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसने स्वयं को कभी भी शासक घोषित नहीं किया है। प्रारंभिक सिक्कों में अमीर महमूद ही लिखा मिलता है, अमीर महमूद। हाँ, तो ये इनका सिक्के से संबंधित मैंने कुछ जानकारी आपको साझा की होगी कि सबसे ये चांदी का सिक्का है। यह 1028 लाहौर में ढाला गया। अब्बासी खलीफा कादिर बाकी बिल्ला का इसके ऊपर नाम मिलता है, और जो अरबी के अंदर मोहम्मद साहब से संबंधित जो लाइन है वो यहाँ पर मिलती है, और संस्कृत में भी मिलता है अमुक्ताए मोहम्मद अवतार, ये लाइन मिलती है यहाँ पर कि मोहम्मद को अवतार बताया गया है यहाँ पर इन सिक्कों के ऊपर। तो इस तरीके से ये मोहम्मद का जानकारी का एक बड़ा स्रोत है हमारे सामने। अब उपाधि भी दी है, खलीफा ने महमूद को उपाधि दी है। खलीफा ने, हम देखते हैं महमूद को उपाधि दी गई है यामिन दौला, यामिन उद दौला, यह उपाधि दी है खलीफा ने। खलीफा ने स्वीकृति भी दे दी है। महमूद पहला तुर्क शासक है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक है महमूद। अब एक और फैक्ट आता है, कारण महमूद का भारत पर आक्रमण के कारण, ये प्रश्न उठता है यहाँ पर, आक्रमण के कारण।
अब इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महमूद के द्वारा किस तरीके से एक के बाद एक सीक्वेंस में क्या किया गया है, आक्रमण किया गया है, और उन सारे आक्रमणों को अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के ऊपर किया गया था। और इस तरीके से प्रारंभिक और अंतिम सभी आक्रमणों की हम डिस्कशन करेंगे हमारे क्लास के अंदर। लेकिन सबसे पहले कारण की बात करते हैं। बहुत सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रकट किए गए, लेकिन ज़्यादातर एक ही मत को परिलक्षित करते हैं यहाँ पर कि मोहम्मद के द्वारा भारत पर आक्रमण का सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य एक ही था, और वह उद्देश्य था धन की लूट। ये सबसे प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि प्रारंभ अगर हम देखें तो महमूद क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहा है और ईरान के ऊपर ईरान के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला रहा, अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है। क्योंकि उसको सबसे पहले क्या है, खतरा अपने नज़दीक ईरान से ही है, क्योंकि वह उसी का किसी समय क्या था, एक सूबा था। तो ज़रूरी होता है इसको सबसे पहले इससे युद्ध करना। तो प्रारंभ में जब अपनी यहाँ स्थिति मजबूत कर लेता है